हेलो सभी दोस्तों को प्रणाम। और माँ भगवती का नाम लेते हैं सर्वप्रथम कि वो हमें आशीर्वाद दे कि हम अच्छे से अपनी क्लास को देखें, समझें और अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, एक एक चीज़ को अच्छे से याद करते हुए चलें। ठीक है, तो आओ आज हम कल हमने सामान्य परिचय पढ़ा था भाषा और व्याकरण का। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो वर्ण विचार टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले वर्ण विचार टॉपिक को पढ़ते हैं, इसी तरह हमारी व्याकरण को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम सब प्रथम ये देखते हैं कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, वर्ण वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या? भाषा की सबसे छोटी मौखिक यानी जो मुख से बोली जाने वाली जो इकाई है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। मुख से बोली जाएगी तो उस ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण। क्योंकि कामता प्रसाद गुरु जो हैं वो कहते हैं कि वह भाषा की सबसे लघुतम इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। क्या है? खंड नहीं होते, इसके वर्ण वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं होते, वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो देखो मेंशन कर रखा है ऐसे कुछ तथ्य। कैसे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग रचना की दृष्टि से क्या होगा? वर्ण। अगर वर्ण ऑप्शन ना हो तो अक्षर करेंगे। ठीक है, अच्छा अर्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या होगी? जिसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं, शब्द। भाव या भावार्थ के आधार पर जो छोटी इकाई होगी वो क्या होगा? वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य। ठीक है, हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। भाषा की पूर्णत इकाई क्या कहलाती है? वाक्य। ठीक है, भाषा की जो पूर्ण इकाई है वो वाक्य होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण की जो रीति होती है उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न कहा जाता है। अब हम वर्ण जो हैं उसको देखते हैं। तो वर्ण को दो भागों में बांट दिया। जो वर्ण है वो स्वर प्लस व्यंजन मिलकर के क्या बनता है? वर्ण बनता है। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यानी जब स्वर वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे ही व्यंजन वर्णों को हम उच्चारण करेंगे तो अन्य वर्ण यानी कि स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। जैसे क है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन इस क के अंदर ए छुपा हुआ है, ए स्वर छुपा हुआ है। ये क हलंत कर देंगे तभी व्यंजन होगा, और इस ए को इसके अंदर जब शामिल करेंगे तब ये पूरा क बनता है। तो व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती इनके उच्चारण के समय। इनकी संख्या होती है 11। कौन कौन से होते हैं स्वरों को देखो? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अयोग्य वह अंग और ए ये दो स्वर ध्वनियाँ हैं। ठीक है, इनको स्वर ध्वनियाँ स्वरों के अंदर ही शामिल किया जाता है, स्वर ध्वनियाँ अंग और ए को। अब हम स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो स्वर हैं उनको किस किस आधार पर बांटा गया है उसी को हम सर्वप्रथम देखते हैं। स्वरों के प्रकार को देखते हैं। सर्वप्रथम एक नंबर पे क्या? मात्रा, काल, समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। जबकि दीर्घ स्वर को हम गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और एक है प्लुत। अब हम सर्वप्रथम जो है ह्रस्व स्वर को देखते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, लघु, एक मात्रिक, मूल स्वर। हाँ, इसमें आएंगे 4 ए, ई, उ और री। ये 4 जो हैं ये एक मात्रिक, मूल स्वर और लघु स्वर ह्रस्व स्वर हैं। जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 वर्ण जो हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
और प्लुत में क्या होता है, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार बोला जाए तो वह प्लुत रूप ले लेता है। संकेत ऐसे होगा, मैया। जैसे अब इस मैया शब्द को एक लंबे समय तक खींचा जाए तो उसको इस ऐश की आकृति के द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह ऐश का नाम ही अपूर्ण चिन्ह है। ठीक है, हाँ, ऐसे याद रखना है। अब हम अपना जो तीसरा रूप था प्लुत स्वर का, उस प्लुत स्वर को तो हमने देख लिया था ना पीछे। क्या देखा था कि प्लुत स्वर में एक शब्द को लंबे समय तक जब खींचा जाए, बोला जाए तो प्लुत रूप ले लेता है। ठीक है, अब इस प्लुत स्वरों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 8। ह्रस्व का ए और 7 दीर्घ स्वर मिला करके कुल 8 वर्णों की संख्या होती है प्लुत स्वर के अंतर्गत। ठीक है, पहला पूरा हो गया ना। मात्रा काल समय के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है, ओष्ठ। आकृति के आधार पर 2 प्रकार के, यानी जब किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं मुख में तो ओष्ठ जो हमारे होठ होते हैं वो किस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं, उस आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया, वृत्ताकार, वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। ठीक है, अब वृत्ताकार स्वरों को देख लेते हैं। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ वृत्त के आकार में मुड़ जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, ऊ, ओ, औ। उच्चारण करके तुम देखना, जब ऊ, ओ, औ का उच्चारण करोगे तो ओ होठ जो हैं वो वृत्त के आकार में मुड़ जाएंगे। ठीक है, अवृत्ताकार अवृत्तमुखी की बात करें तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ वृत्त की आकृति नहीं बनाते उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसके अंतर ए, आ, ई, री, ए, ऐ, ये 7 जो हैं वर्ण शामिल होते हैं। ठीक है, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं इनको। अवृत्ताकार अवृत्तमुखी होती की बात है। ठीक है, ओके। अब कुछ मैंने अलग से मेंशन करके लिख रखा है, इनको देखो। अब से अगर अपने से पूछ लिया जाए कि विस्तृत स्वर कौन से होंगे, ई और ई। पूर्ण विस्तृत स्वर पूछे तो ए, ऐ। अल्प वृत्तमुखी पूछे तो ओ, औ। और पूर्ण वृत्तमुखी ऊ, ऊ। ठीक है, ओके। आगे आते हैं तो नोट लगा करके ये देखो, ओ। इस ओ को हम क्या कहते हैं, आगत स्वर, विदेशी स्वर, मेहमान स्वर। ये वृत्ताकार स्वर में गिना जाता है। इस ओ को हम वृत्ताकार स्वरों के अंतर ही काउंट करते हैं। आगत, विदेशी और मेहमान स्वर है। ठीक है, अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र ई, ए, ऐ और री। मध्य में ए, पश्चिम में आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार से बांटा, अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक है, याद हो गए। तो मैं इसकी एक सारणी और दिखाऊंगा आगे। ये देखो, अब हम आगे 4 नंबर पे तालु या मुख आकृति की स्थिति के आधार पर स्वरों को बांट रहे हैं 4 प्रकार से। संवृत स्वर, जिनको बंद स्वर बोलते हैं, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत स्वर। ये थोड़ा क्या है, लिखने के अंदर मिसिंग हुई है। ये पहले संवृत, अर्धसंवृत, फिर अर्धविवृत और विवृत, ऐसे लिखने ना, तो आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, हाँ, अच्छा। तो अब देखो, अब सबसे पहले तुम इधर ये देखो सारणी, सबसे मोस्ट मैंने लगा रखा है ना, यानी याद करनी तुम्हें। तो ये पूरे के पूरे जो अपने प्रकारों का, स्वरों के जो प्रकार है ना बांटा है, वो सारा इस सारणी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हमने किस आधार पर बांटा है, तालु की स्थिति के आधार पर किससे बांटा, 4 प्रकार से, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो अब देख लो, तुम ऐसे चलते चलो। संवृत स्वर में यहाँ से शुरू कर दो। संवृत स्वर में कौन कौन से आएंगे, संवृत स्वर में शुरू करो यहाँ से। ठीक, ये देखो क्या क्या है, ऊपर ऊपर की लाइन में क्या क्या आ रहा है, ई, री, ऊ। ठीक है, ये संवृत स्वर में देखो, ये आ रहे हैं ना, ऐसे कैसे। फिर 2 नंबर पे अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में यहाँ पे आ जाओ, ए, ओ, ए और ओ आ गई। विवृत स्वर में या अर्धविवृत में आओ, थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई थी ना, अर्धविवृत। यहाँ पे क्या आएगा, 3 नंबर पे ए, ओ और ए, अर्धविवृत हो गई। और ये विवृत अकेला बचता है क्या, आ, खुला स्वर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा। ओके, ये सारणी याद करनी है, ये सारे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब आगे आओ,
अब आओ अनुनासिकता के आधार पर दो प्रकार के, अनुनासिक और निर्नुनासिक। संख्या दोनों की बराबर 11-11 ही होती है। वे स्वर जिन पर अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्रबिंदु लगा हो वो अनुनासिक स्वर होंगे, और जिन पर चंद्रबिंदु नहीं लगा वो निर्नुनासिक कहलाएंगे। संख्या दोनों की 11-11 ही होगी, ठीक है। चंद्रबिंदु लगा तो अनुनासिक, नहीं लगा तो निर्नुनासिक, इतना याद करना है। फिर आगे जाते हैं। तो जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के, सजातीय और विजातीय। सजातीय यानी समान जाति वाले स्वर आते हैं, जैसे ए या आ के साथ में ए या आ आए तो सजातीय, ई आई के साथ में ई आई आई, ऊ और ऊ के साथ में ऊ या ऊ आए। इन तीन वर्णों के अलावा जो वर्ण आएगा वो क्या होगा, विजातीय होगा। फिर ये समान जाति के सिर्फ 3 ही वर्ण आएंगे, ठीक है, ओके, विजातीय। असमान जाति वाले स्वर आते हैं, जैसे देख लो ए के साथ ए आ गया, फिर ए के साथ ई आ गया, ए के साथ ऊ आ गया, ठीक है। क्या हो गए, ये जाति समान नहीं है ना, इनकी अलग अलग वर्ण आ गए ना, तो ये क्या हो गई, विजातीय, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं, ये नोट लगा करके अच्छे से करना। क्या, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के भेद 2। यानी जो कामता प्रसाद गुरु थे उन्होंने स्वरों के कितने भेद बताए, कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों के भेद बताए 2। मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर जिसके अंदर ए, ई, ऊ और री 4 वर्णों को शामिल किया गया था मूल स्वर में। संधि स्वर, फिर संधि स्वरों को 2 भागों में बांट दिया, दीर्घ और संयुक्ताक्षर। दीर्घ में कौन कौन शामिल हैं, आ, ई और ऊ, और संयुक्ताक्षर में कौन कौन आएंगे, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में 4 वर्ण आ गए, ए, ई, ऊ और री। संधि स्वर जिसको 2 भागों में बांट दिया, दीर्घ और संयुक्ताक्षर। दीर्घ में क्या क्या आ गया, दीर्घ में आ गया आ, ई, ऊ, और संयुक्ताक्षर में क्या क्या आ गया, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। हाँ, आगे जो व्यंजन वर्ण हैं उन व्यंजन वर्णों को हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। जितना कराया है इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ओके। इसी तरह का कंटेंट प्राप्त करने के लिए और किसी प्रकार की कोई गलती नज़र आए तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। आपके सपोर्ट से ही चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो पाएंगी। थैंक यू।